बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, आज हमारे कोर्स की 19वीं क्लास है। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी मैं क्लास शुरू करता हूं तो मैं अपने कोर्स को एक बार दूर टच करता हूं कि हमने क्या क्या कर लिया और क्या क्या रह गया। ये हमारा कोर्स है। हमने 8 जनवरी को ये अपना कोर्स स्टार्ट किया। इस कोर्स के साथ मेरी आपके साथ कमिटमेंट थी कि हम कोर्स की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि आप सब के हाथों से एक एक चीज़ में एक दो चार पाँच 10 बार आपके हाथों से वो चीज़ प्रैक्टिस कराऊंगा कि एट द एंड कहोगे अगर वाकई हमने कोर्स किया, उसका हक अदा भी हुआ है। लोग स्लाइडिंग घुमाते हैं, तो मैंने इस कोर्स के अंदर मेरा टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन इस कोर्स के अंदर मैंने आपको 60-40, 60-70, 70-30 के साथ, यानी 70-80% मैंने आपको लाइव चीज़ें खुद दिखाई हैं। ओके, 30% मैंने आपको मज़ीद जो है पेपर वर्क करवाया। तो आप सब का बाद में मैं रिव्यू भी मांगूंगा कि आपने कितना आपको कोर्स कैसा लगा। मैं कोर्स को दोबारा देखता हूँ कि कोर्स में था क्या। हमने इस कोर्स को 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। ये बेसिक्स, उसके बाद हमने ये एक टेक्निकल का एडवांस किया। फिर मैंने एक्स्ट्रा जो हमारे टूल्स हैं, डायरेक्शनल टूल्स, ओपन डैशो कोड रिपोर्ट को किया। अब हम अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके साथ चेकलिस्ट बना रहे हैं। हम पढ़ते आए हैं कि दिमाग का दिमाग नहीं होता, इसको दिमाग देना पड़ता है। इससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये होता है कि यार जो आप करना चाह रहे हो, इवन कि मैं आपको अपनी एक जर्नी बताऊं, मैंने अपनी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन किया। क्योंकि आज हमारा जो लेक्चर है वो साइकोलॉजी के ऊपर है। और साइकोलॉजी को मैंने जो दूसरा नाम दिया है, चेक लिस्ट को फॉलो करना। साइकोलॉजी को मैंने क्या नाम दिया है? अपनी चेकलिस्ट को फॉलो करना। जो चेकलिस्ट को फॉलो कर जाता है, अपने प्लान को फॉलो करता है, वो अच्छी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी का मालिक होता है। ओके, तो मैं आज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि चेकलिस्ट क्या है, कितनी कितनी टाइप्स ऑफ चेकलिस्ट हैं, चेकलिस्ट कितना ज़रूरी है, चेकलिस्ट आपकी कैसे एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी में इजाफा करती है। और वो आगे बात करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा अपना वाक्य सुना दूं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैंने कैसे मेंटेन किया। और वो मुझे कौन सा रहबर, वो दोस्त कौन सा मिला जिसने मुझे ज़िंदगी में एक मिशन दिया, कामयाबी दी। सबसे पहले ये बात है 2018 या 2019 की। इस टाइम कराची के बहुत बड़े ट्रेनर हैं, मेरे ख्याल में सबसे बड़े ट्रेनर हैं माइंड साइंस के। वो हैं सैयद इरफान साहब। ये नाम आप नोट कर लें, क्या है? सैयद इरफान साहब। अब सैयद इरफान साहब इतना बड़ा ट्रेनर, और मैं उस टाइम, मेरी उम्र थी तकरीबन 20 से 21 साल मेरी एज होगी उस टाइम, आज से 6-7 साल पहले की अगर मैं बात करूं। तो मैंने मैं एक मसले में फंस गया था। मतलब मसले तो काफ़ी सारे आए। जब अल्लाह ताला किसी चूज़े को शेर बनाना चाहता है ना, तो ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी में पहले मसले डाल देता है, वो मसले उसको मजबूत करते हैं। तो वो काफ़ी सारे मसले हैं, कोई फैमिली इश्यूज थे, कोई पर्सनल इशू थे, और कुछ जो है फाइनेंशियल इशू थे। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ अभी फाइनेंशियल की बता रहा हूँ। हुआ यूं कि मेरा $70,000 ना एक ए डब्ल्यू एस माइनिंग कंपनी थी। उसमें ना क्योंकि अल्लाह ताला ने ना मैं समझता हूँ कि अल्लाह का फजल है कि मैं अपनी बात समझा सकता हूँ। तो मैंने ना किसी को भी प्लान बताता था ना, वो मुझे कहता था यार ये ले 10 लाख मेरे लगा दे, 20 लाख मेरे लगा दे, 30 लाख मेरे लगा दे, 90,000 मेरे लगा दे, 5 लाख मेरे लगा दे। इसी तरह ना इकट्ठे करते करते जो अमाउंट मेरी विद इन 2 से 3 मंथ में हो गई, आप इमेजिन करते हैं कितनी थी? $70,000। अब 70,000 का 10% कमीशन मेरी डायरेक्ट रेफर लगाने से मेरे अकाउंट में आ जाता था। समझ रहे हैं? तो खुद बताएं मेरे कितना एक पैसा मैंने जनरेट कर लिया। अब हुआ यूं कि उस 20-21 साल के लड़के के अकाउंट्स में लाखों करोड़ों रुपए आ गए। अब मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। एट द एंड हुआ कि वो कंपनी 3 महीने चली, उसमें अभी हमने 30-40% भी फंड नहीं विड्रॉल किया होगा, कंपनी बंद हो गई। बात फॉलो कर रहे हो? हुआ यूं कि भाई अकाउंट में जो पैसे थे वो भी 70-80% जा रहे हैं मतलब हम इंग्लिश शूज़, डाइनर, यूनिवर्थ, ठीक है, मतलब जिस टाइम हमें समझ थी हम क्वालिटी की चीज़ें पहनना, अयाशी करना, एक गर्लफ्रेंड, दो गर्लफ्रेंड रखना, समझ रहे हैं? फुल लाइफ में ना क्या थी हमारे पास? डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन थी। पैसा आ गया, पैसा संभालना ना आया। वो हुआ यूं कि अब हमें ये तो पता नहीं कि जिनके पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं वो तो हमारे गले पड़ने वाली हैं। हम अपनी
क्या है, रंग रलियां मना रहे थे, मैं आपको सीधी बात बताऊं तो हुआ यूं कि 3-4 महीने बाद जब लोगों को पता लगा कि कंपनी डूब गई है, लोग तो भाई घर आके बैठ गए। उन्होंने कहा भाई पैसे निकाल इधर। मैंने कहा केड़े पैसे? उन्होंने कहा जो हमने तुझे दिए थे। मैंने कहा मुझे कहाँ दिए थे? मैंने तो कहा प्रोजेक्ट में लगाए थे पैसे। ऐसे ही है ना। उन्होंने कहा कि हम प्रोजेक्ट वर्क को नहीं जानते, हम तुझे जानते हैं। उस्ताद वहाँ तो फिर मसला पड़ गया। मुझे कुछ लोगों को पैसे देने के बाद भी ना, एट द एंड हुआ क्या कि 19 लाख अभी भी कम थे। लोगों को पैसे देने के बाद कितने पैसे कम थे? शदीद किस्म की परेशानी है कि 19 लाख कैसे आएगा। मैं तो सब कुछ दे दूँ, खर्च फुर्च करके बैठा हुआ था। अब क्योंकि मार्केट के अंदर आपकी साइकोलॉजी तब बर्बाद होती है जब मार्केट के अंदर पता लग जाता है कि यार आसिम के साथ आप आसिम का नुकसान हो गया है, तो कोई बंदा आपको फिर पैसा नहीं देता। मतलब वो लड़का जो मार्केट के अंदर जिसको भी बताता था प्लान, वो उसको पैसे देता था। उसके बाद क्रेडिबिलिटी क्या ख़राब हुई शुरू में, कि पता लग गया कि यार आसिम ने कंपनी में पैसे डाले हैं और आसिम के पैसे डूब गए हैं, अब आसिम को पैसे नहीं देने। मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे किसी से। अब मुझे ज़िंदगी की पहली जो समझ लगी, मैं कहता हूँ मुझे 22 साल में मुझे पता लगा माँ बाप से बड़ा रहनुमा आपका कोई नहीं होता। मेरा एतबार दुनिया से हट गया। दुनिया जो है आपके साथ कामयाबी में आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन माँ बाप वो वाहिद हस्ती है जो खुशी गमी दोनों में आपके साथ खड़ी होगी। ये जो दुनिया का जो क्या कहते हैं ना, चौंचले हैं ना, ये सब दिखावा है। असल हकीकत माँ बाप है। मैं कहता हूँ अल्लाह ने इस दुनिया में अगर इंसान की शक्ल में दो फरिश्ते उतारे हैं ना, वो माँ बाप हैं। एक चीज़ मुझे समझ लगी कि भाई मैंने लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दी। सिर्फ मुझे पता था कि मेरी माँ ने ना अपनी 3 मरले ज़मीन बेच के ना आसिम को वो इनिशियली 5.5-6 लाख दिए थे कि पुत्र ये 6 लाख हैं, इनको। मेरी अम्मी भी बड़ी सियानी थी। मेरी अम्मी ने ये 6 लाख मेरे हाथ में भी नहीं दिए, ये फिर कहीं ज़ाया ना कर दे। क्योंकि पैसा तो इकट्ठा करना मसला नहीं था, वो साइकोलॉजी ही नहीं थी कि उनको संभालने की। मेरी अम्मी ने ना, मेरे बड़े बिनोई हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं इधर मुल्तान में, वो बड़े सेलमैन हैं, अली ट्रेडर के नाम से उनकी होलसेल मार्केट है। अम्मी ने ना उनको दिया, अरशद भाई को, कहा कि यार ये पैसे हैं, इसके 19 लाख, इसने जितने जितने लोगों को देना उनकी लिस्ट बनवा। अब मैंने अपनी साइकोलॉजी मेरी कैसे बेहतर हो रही है। अम्मी ने क्या किया है, बीच में किसको डाला? मेरे बड़े को, जो मामला फहमी में मुझसे बेहतर था। अब उन्होंने कहा कि आसिम मुझे ना लिस्ट बना के बता किन किन के पैसे देने हैं। बात समझ रहे हो? अब अगला कदम आया, मैंने लिस्ट बनाई कि यार इस बंदे को, ये बंदा ज़्यादा तंग कर रहा है, इसको देने हैं, ये बंदा नीडी है, इस बंदे को अगर मैं 1-2 साल का भी टाइम दे दूं ये मुझे टाइम दे देगा। इस तरह से मैंने लिस्ट बनाई, क्योंकि पैसे 6 लाख से देने ज़्यादा थे। ओके, अब ये काम चल रहा है। उसके बाद अब मेरे पास तो करने के लिए कुछ था ही नहीं। मुझे मेरे बिनोई ने कहा कि आसिम तू ना, मुझे तेरे पास 3-4 दिन है, 3-4 दिन में ना मुझे लिस्ट दे, फिर मैं ना तुझे बताता हूँ कि 6 लाख उन्होंने अपने पास रख लिए, जो अम्मी ने ना उनको दिए थे कि आसिम को इस मसले से बाहर निकालो। मुझे ना सैयद इरफान साहब मिले वहाँ। मैंने उनको मैसेज किया, अल्लाह की करनी हुई कि यार जब बड़े लोग होते हैं ना, बड़े उस्ताद होते हैं, उनके पास ज़ाहिर है मैं तो नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लोग कर रहे होते हैं। तो मेरा जब नंबर आया, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे उसी दिन ही रिप्लाई किया। सैयद इरफान साहब ने मुझे कहा कि आसिम मैं ना आपको फ़लाँ टाइम ना कॉल करूँगा। मुझे उन्होंने कॉल की। मुझे पहली कॉल सुनते उन्होंने मुझे पता क्या, आसिम नमाज़ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? अब उन्हें नहीं पता कि मेरा मसला क्या है, समझ रहे हो? उन्हें नहीं पता कि मैं आपको किस घर से कॉल कर रहा हूँ। फ़ौरन उन्होंने कॉल करते हुए मुझे क्या कहा, आसिम नमाज़ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? मैंने कहा सर जी बस कोताही होती रहती है, बस रेगुलर नहीं हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि कल ना मुझे नमाज़ पढ़ के फिर कॉल करना। फ़ोन बंद। इमेजिन करो। मैंने कहा अच्छा यार, उस टाइम मुझे समझ लगी कि यार इंसान, उस्ताद शायद भनक पहले हो जाती है कि बंदा क्यों मुश्किल में है, शायद वो नमाज नहीं पढ़ता। इसलिए ज़रा माइंड साइंस के बंदे को मैं क्यों कॉल करूं कि मेरा खुद का माइंड ख़राब है। ऐसे ही है ना? जी जी सर। ओके। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैंने फिर अगले दिन नमाज़ पढ़ी, अपने वो जो मैंने सर से गुफ्तगू करनी थी वो थोड़ी सी रिवाइज़ की। मैंने सर से फिर बात की। मैंने कहा सर जी सर ने कहा बताएं आसिम मुझे कैसे याद किया। मैंने सर को कहा सर जी इस तरह से मसला हुआ पड़ा है,
तो मुझे आप बताएं कि मैं कैसे बाहर निकलूँ ना। उसने कहा कि आसिम, तेरे जहन में जितने भी मसले हैं और तू जो आगे करना चाह रहा है ना, पहले एक पेज पे लिख ले। क्या कहा सर ने? तेरे अंदर जो भी तू करना चाह रहा है, जो मसले हैं ना, एक पेज पे लिख, मुझे दोबारा कॉल करना। 1 मिनट बाद दोबारा फ़ोन फिर काट दिया। आओ। मैं मुझे नहीं पता था कि ये मेरे भलाई क्या हो रहा है। मैं उठा, मैंने ना सारी लिस्ट बनाई। आगे मैंने अपने एम्स क्या लिखे वो बताए। मैंने मैंने सर को फिर मैसेज किया, सर जी मुझे टाइम चाहिए। मैं कॉल पे बात की, सर ने फ़ौरन उठाया। सर ने कहा मुझे ना उस पेज के स्क्रीनशॉट भेजो तुमने क्या। मैंने ना वो सारी चीज़ें ना पेज पे लिखी, सर को भेज दी। सर ने मुझे कहा, हाँ आसिम पहले ये बताओ टेंशन कम हुई है कि नहीं हुई। मुझे सर ने क्या कहा, पहला स्टेप क्या था कि नमाज रेगुलर पढ़ो। दूसरा स्टेप क्या, जो जहन में चल रहा है वो क्या करो, एक पेज पे ड्रा करके दिखाओ। जब मैंने देखा यार, जब आपका थिंकिंग एक पेज के ऊपर आती है ना, आपको पता लग जाता है कि असल काम करने वाला टारगेट एरिया वो आपका अखाड़ा है कौन सा, काम करने वाली कहाँ कहाँ जगह है। हमारा जहन तो बहुत सारी बंदर की तरह उछल कूद कर होता है, यार ये मसला है, ये मसला है, ये मसला। जब वो एक पेज में आता है ना वो सारी चीज़ें, तो होता क्या है कि वो सारी चीज़ें ना ऐसा लगता है जैसे ना ये सोल्व हो सकती हैं सारी चीज़ें। सर ने मुझे ये कहा कि अच्छा इस टाइम कंडीशन क्या है। मैंने कहा सर जी अम्मी के पास 6 लाख हैं और वो मेरे लिए वही सब कुछ है, और वो भी बिनोई ने मुझे टाइम मांगा हुआ है कि मुझे लिस्ट दे। सर ने मुझे ना कहा कि बिनोई को कहो कि उनके साथ जिनको अर्जेंट पैसे देने हैं ना, उनके साथ अलग मीटिंग करे। जिनको आपको समझता है कि टाइम है उनको अलग मीटिंग करे। और कुछ लोग हैं उनको जो कह रहे हैं कि हमें 60-70% कम दे दो लेकिन अभी दो, उनके साथ अलग मीटिंग करे। और इस तरह से ना जो 18-20 लोग थे ना, उनके साथ हमने क्या कर ली, 3 हिस्सों में साने क्या टुकड़ियां बांट दो। अब मैं इस पूरे प्रोसेस को क्यों समझा रहा हूं कि हुआ क्या कि जब आप किसी बड़े के साथ, मैं एक जुमला बता रहा हूं, अगर आप बोने हैं ना, तो अगर आप बोने और दूर तक देखना चाहते हैं तो आप किसी देव के कंधे पे बैठ जाओ। आज क्या कहा है मैंने? अगर आप मतलब बोने बोने हैं हैं। तो अगर आपने दूर तक देखना है तो आप किसी अपने से बड़े वाले शख्स के पास जिसका फलसफा ऊंचा है, हाँ देव के कंधे पे बैठ जाओ। हाँ। ओ सर, तुम्हें मैंने सर से सारी प्लानिंग की। सर ने मुझे एंड में कहा, आसिम तौबा करेगा ना गलत काम से, अल्लाह नसीब बढ़ा देगा। दूसरा, मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या मिला, एक, माँ बाप हम्म से बड़ा सपोर्टर कोई नहीं होता। और दूसरा मुझे हम्म समझ लगी कि जब बंदा तौबा करता है ना, अल्लाह नसीब बढ़ा देता है। रास्ते आसान ऐसे ही। हुआ यूं कि ऐसे हुआ, मैंने उन्हें लिस्ट दी। उन्होंने कि इन ये बंदे मुझे ज़्यादा कॉलिंग करते हैं और तंग करते हैं। तो मेरे बिनोई ने कहा कि यार ये चारों लड़के ना इस टाइम बुला लो। हमने उन्हें खाना खिलाया, उन्हें पूरा मसला बताया कि आसिम पैसे घर तो नहीं रखी बैठा ना, ठीक है, पैसे जो हैं कंपनी में लगाए हैं वो डूब गए हैं। अब आप क्या करें, इसका हल बताएं क्या है। थाना कचहरी आपके सामने, आसिम का रिकॉर्ड आपके सामने है। वो कोई बच्चा था, हम्म फिसल गया है, गलती हो गई है। आप और हम मिलकर ना इसको हम इसकी ज़िंदगी का ये पहला और आखिरी एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। इंशाल्लाह ये हम्म आगे जो है ये पढ़ा लिखा है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। उन्होंने कहा ये पढ़ा लिखा है, चीज़ों को समझ जाएगा, ठीक है। हम्म अभी आप ना इसको इसको स्पेस दें ज़रा। इसको क्या दें? स्पेस दें। इसको स्पेस दें काम करने की, ठीक है। अभी इसकी उम्र हम्म ही क्या है ना। हम्म हम इतने बड़े हो गए, इतनी गलतियां कर चुके हैं। इसको ये बच्चा, अभी इसको स्पेस दें काम करने की। हुआ क्या कि काम शुरू हो गया, मतलब कि उनके साथ उन्होंने कहा यार हमें ना, किसी ने कहा 2 साल में हमें यार पैसे उतार देना, किसी ने कहा कि यार हमें 50% अभी दे दो। मेरे बिनोई ने ना जिसके लाख देने थे उसको 5,000 दे दिए शुरू में, ठीक है। हम्म इसके 5 लाख देने थे उसको 25,000 दे दिए। इस तरह से ना उसने 50,000 सर्कुलेट किया, उनसे पहली मीटिंग में साइड पे कर दिया। ओके। फिर दूसरे से मीटिंग की, उन्होंने कहा यार आसिम हमें ना अभी पैसे दे दे, लेकिन थोड़े से पैसे बेशक दे दे, अभी दे दे, ठीक है। कुछ दोस्त समझे, कुछ ना समझे, ठीक है। अब इस तरह से मेरे बिनोई ने वो 6 लाख उनको कहा कि मैं दूंगा, आइंदा आसिम को कोई तंग नहीं करेगा। किसी को भी कोई मसला हो ना आसिम के साथ, वो मेरे पास आ जाए। ओके। असल में यहाँ से जो शुरू में जो एक जंगल में मैं फंस गया था ना, सईद इरफान साहब से और मेरे बिनोई अरशद की वजह से ना, मुझे क्या मिल गई, एक स्पेस मिल गई, मेंटली रिलीफ मिल गया। मेंटल रिलीफ मिला। लेकिन मुझे मेरी साइकोलॉजी कैसे बेहतर हो रही है कि अच्छा यार जब भी जिंदगी में मसला आए तो किसी बड़े को बीच में रख देना है। ओके। हम्म खुद खुद फैसला नहीं करने लग जाना फिर। हम्म
और आप जितने मर्जी ज़हीन हैं, अपने साथ एक दो सपोर्टर ज़रूर रखें जो आपके हक में बात भी करें। मैंने यहाँ से ये सीखा, वो कहते हैं ना, हुँ, लर्न द लेसन अप्लाई द लेसन। मैंने ये सीखा। अब मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ? हुँ, फिर अब्बू ने कहा, आसिम, तूने जो ब्लंडर करना था कर दिया, अब तू एमफिल शुरू कर दे, बिजनेस ही करना है ना तूने, तू एमफिल कर। मैंने एमफिल में एडमिशन लिया। तो जब मैं जेनी के बाद जब मैं एमफिल में गया, तो हुआ यूँ कि मैं एग्जेक्टिव एमबीए शुरू कर दिया मैंने। तो वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में मैं बागी हो गया कि मैंने कहा हुँ, मैं बिजनेस नहीं करने वाला, क्योंकि मैं देख रहा था मेरे जो सीनियर हैं वो भी रुल ही रहे हैं एमबीए करके भी ना। खैर मुझे वहाँ से हुँ, सर जवेद हैं हमारे वीर बहादुर ज़किया यूनिवर्सिटी। तो सर जवेद ने ना मुझे कहा कि यार ये आसिम, ये ना फॉरेक्स वगैरह है, तुम ना ये उस टाइम ना एमबीए में पढ़ाई जा रही थी, हुँ, तुमने ना तुम इस तरफ ऐसा करो कि तुम यहाँ निकल जाओ, इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर निकल जाओ। फिर मैंने वो दिन था, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर फिर कदम नहीं रखना पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद मुझे ना हुँ, मुझे कहते हैं कहीं हर बंदे के साथ ना कोई खैर जुड़ी होती है। मैं निकल गया मेलसी मेलसी मुझे तुकीर मिला। तुकीर ने मुझे ये कहा, यार कोई वीएसए मेथड है, उन्होंने उनके से नोट्स लिए हुए थे, आसिम तो इसको कॉपी कर, इसको पढ़, और लाहौर में अगर तेरा विजिट हो तो लाहौर चला जा, वहाँ जाके ना सर आमिर रज़ा साहब हैं, उनसे ना तू ट्रेनिंग ले ले, या वो ऑनलाइन भी इनकी फ्री क्लासेस भी चल रही हैं। मैंने कहा सर मैं डन है। यकीन करें, मैंने वो नोट्स, वो वीडियोस, वो सारी चीज़ें मैंने तैयार की। मेरे पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, और एमबीए हुँ, छोड़ दी थी। ठीक है, अब्बा हुँ, अब्बा मेरे से बोलता नहीं था। ठीक है, हुँ, क्योंकि मैंने एमफिल छोड़ दिया, नुकसान किया है। सराकी समझते हैं तो अब्बू मुझे कहता था, यार तू मैनू वेला पुछदा है, तू हुण की बिया कांड ना करी कोई। हुँ, मैंने कहा अब्बू, मेरी अम्मा कहती थी, पुत्र मैं खड़ोती हूँ, तू ना घबरा। अम्मी हमेशा हुँ, मुझे सपोर्ट करती थी, आसिम तेरी नीयत साफ है ना, तू कड़ी मार नहीं खांदा। तू अपनी नीयत दे करी ना, अदे ना इंसान की जब नीयत सीफ है तो नीयत ठीक हो ना, रास्ते आसान हो जाते हैं। मेरी अम्मी कहती थी कि तू जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करवाता। हुँ, हुआ यूं कि पता नहीं अल्लाह ताला, वो मेरी माँ की दुआ कबूल हो गई। मैं 15-15, 16-16, 17-17 घंटे, मेरी बहन है कपड़े सीती हैं, ठीक है, तो उनसे मैंने मिन्नतें करके ना आखिरी 25,000 लिए उससे। मैं जाके लैपटॉप ले आया, ठीक है, और वहाँ से मैंने क्या कहते हैं ना, वो वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, वो यूट्यूब से पढ़ता, हमसायों से नेट लिया। मेरे में शुरू में वसाइल नहीं है, लेकिन जज्बा क्या था कि मैंने बाउंस बैक हुँ, करना है, मैंने उन सब चीज़ों से निकलना है। यकीन करें मेरी साइकोलॉजी इतनी वो हो, मैं साइकोलॉजी मतलब जब मेरी सेट हुई तो मेरी ज़िंदगी में पहली चीज़ क्या आ गई, फ़ोकस आ गया। फ़ोकस क्या आ हुँ, गया, दुनिया से मैं कट गया। हुँ, क्यों? जैसे बाहर निकलता था ना, तो लोगों की जो नज़रें थी ना, वो मुझे चुभती थी। और हुँ, लोग मुझे क्या कहते थे, यार ये वही है जिसने नुकसान करा है, जिसने अपने घर की ज़मीन बेची है। समझ रहे हैं? सर हुँ, मैं आपको बता नहीं सकता वो पेनफुल क्या होता है। वो पेन क्या होती है ना, वो हुँ, मैं अक्सर क्योंकि फिर मैं लिखता बहुत ज़्यादा था दर्द में। वो एक हुँ, शायर एक जुमला लिखा मैंने कि यार, गम की शिद्दत में शरियानों की खैर हो। मेरी दिमाग की रगें फटती थी, ठीक है। मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं क्या होऊँगा। मतलब जिनको पता लगा, मैं आपको एक और बात बताऊँ यहाँ ऑन द रिकॉर्ड, कि ना मेरी लोगों ने ना मेरे साथ एंगेजमेंट भी तोड़ दी। मेरी एक लड़की के साथ एंगेजमेंट थी, उन्होंने कहा यार तो नुकसान करवाता है, ये तो बदनसीब है, इसके साथ क्या करो, हुँ, एंगेजमेंट भी तोड़ो। समझ रहे हो? हुँ, हुँ, मेरे ऊपर प्रेशर और बढ़ गया। मैंने कहा यार ये कौन, बिल्कुल। मैं उस्ताद को बताता, उस और ख्वाजा मदद सिद्दीकी साहब हैं, मुल्तान के बहुत बड़े गुरु हैं, मैं उनसे मिला फिर। वो भी सिद्द इरफान साहब के तुफैल ही मिला। वो उस्ताद ने क्या किया, फिर एक और उस्ताद आ गया, उसने कहा जो छोड़ जाए, जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो छोड़ जाए अल्लाह का लाख बार शुक्र अदा करो। क्या कहा सर ने मुझे? जो मिल जाए उसका शुक्र अदा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो छोड़ जाए लाख शुक्र अदा करो अल्लाह या का। इसी में मसलियत होगी, बात फॉलो कर बिल्कुल, रहे हो? खैर जी, जी। मुझे पता लगा इस जुमले ने तो मेरी सारी टेंशन उतार दी। सही बात है, हाँ, हाँ, ऐसे ही। तो हुँ, खैर मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, मुझे अभी ज़रूरत ही नहीं है लड़की की यार, मेरे तो हुँ, मैंने अपनी अम्मी के आंसू पहुंचने हैं, मैंने सही बात। अपनी क्रिएटिबिलिटी आगे बढ़ानी है। हुजूर वाला मैं 15-15, 16-16 घंटे पढ़ता रहा। आज रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सर आमिर रज़ा साहब ने मुझे बड़ी सपोर्ट की।
और वो वाहिद था कि 270 का बैच था, उसमें मैं टॉपर आ गया। इतनी मैंने स्ट्रगल की। उसके बाद मैंने पहला, मुझे एक इन्वेस्टर मिला, मियां अदरी साहब। उसने मुझे कहा, आसिम, उसने मुझे क्या कहा, आसिम, मैं तुझे ना $50,000 का अकाउंट देता हूँ, तू काम मेरी टेबल पर बैठ के करेगा। मैंने कहा डन। उन्होंने मुझे अकाउंट दिया। मैं अपने सब रहनुमाओं की बात कर साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि आपकी साइकोलॉजी बनती कैसे है। मैं उनके पास गया, मुझे पता था कि यार मैं सुबह मैं क्या क्या सुबह 9 बजे जाता था, शाम 2-3 बजे आ जाता था, 3-4 बजे आ जाता था। सुबह 9-10 बजे गया, 2-3 बजे आ गया। उसका वहाँ करना क्या होता था, अकाउंट उनके लॉगिन पे होता था। वो मेरे सामने अकाउंट रखते थे, आओ डॉलर के साथ डॉलर बना के दिखाओ। मेरी ट्रेनिंग हुई पड़ी थी, मेरे हाथ पांव फूलते नहीं थे। मैंने उनको ये नहीं कहा कि सर जी मुझे $50,000 का अकाउंट क्यों दे रहे हो, क्योंकि मैं इतने सारे पैसे देख के आ चुका था पहले ही। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी फील नहीं थी वो चीज़। तो मुझे तो यार, मैंने समझा यार जो लॉस हुआ है ना, वो उसने ना आपकी हैरत हैरत खत्म कर दी है कि पैसे क्या चीज़ होते हैं। हजूरे वाला, चीज़ें हम आगे बढ़ती गई। मैं पूछते पूछते बताने वाला बन गया। मैंने वहां से पहला विड्रॉल लिया आज से 4 साल पहले, $2500 का, इस कंपनी से। उस टाइम ये पैसे बड़े पैसे होते थे। 5 साल 4 साल पहले मान ही रख। ठीक है। और वहाँ टेबल के ऊपर मेरा नाम मशहूर हो गया। जब मैंने अपने वही वही अपने रहनुमा सर आमिर रजा साहब को बताया, सर इतने खुश हुए, क्योंकि उस टाइम उनके पूरे बैच में किसी बंदे ने भी ये विड्रॉल नहीं लिए थे। माशाल्लाह। सर ने अपनी, मेरी ना, अब अभी भी मेरे पास वो वीडियो, वो यादें हैं पड़ी। ठीक है, ठीक है। फिर वो मैंने अपनी अम्मी को बताया, अम्मी इतनी खुश हुई। ठीक है, मेरे लिए ना दरवाजे खुल गए, बेशक। फॉरेक्स में काम करने के दरवाजे खुल गए। फिर मैंने वापस आया, उन लोगों को चुना कि जो कहते थे ना कि यार ये तो मनहूस है, ये तो नुकसान करवाता है। हुआ यूं कि मैंने फिर अपनी रेजोल्यूशन बनाई। अब मैंने कहा, मैंने पहले अपने दांत ठीक करने हैं, मैंने अपनी सेहत बनानी है, मैंने अपना अलग घर लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने उम्रा करना है, मैंने, मतलब ये मेरी शुरू शुरू की रेजोल्यूशन थी। मैंने आईफोन लेना है, दुनिया का बेस्ट चीज़ मेरे पास हो, मैं अपने ख़ानदान में सबसे टॉप पर रहूंगा। अब मैं गुस्से में ये हालत में सोच रहा हूँ, और मेरी ये महदूद सोच थी पहले। यकीन करें, अगले साल 1.5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आ गई। सारा मेरा अकेला घर, सारी चीज़ें मेरे पास थी, पूरे ख़ानदान में सबसे बड़ी गाड़ी। ठीक है, मतलब मैं फुल फ्लैज हो गया, जैसे होता है ना। ठीक है। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की। ठीक है। और उसके बाद मतलब मैं जहाँ चाहता था, जो चीज़ अब मैं चाहूँ, जहाँ घूमना चाहूँ, मैं कर सकता था। आज फिर मैंने एक जुमला लिखा, फिर मैंने वो एक जुमला लिखा कि इश्क नाकाम होने के बाद अगर कोई ऐसा बनता है तो लोग दुआ करेंगे मैं ऐसा बनूं। मैं क्या लिखा मैंने, आमिर, आमिर है क्लास में, आमिर नियाजी, क्या कहा मैंने? नूरुल हसन बता दे। इश्क वो में आमिर नाकाम होने के बाद मैं कोई ऐसा अगर बन ऐसा बनता है तो हर बंदा तो इसकी की हर कामयाबी की बंदा नहीं, इसकी नाकामी की दुआ काम करेगा। नाकाम बिल्कुल। बेशक। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है इसके लिए भी सर। आपने सारी बताई है अपनी हजूरे वाला, मैं स्ट्रगल्स। उन चीज़ों से फिर आगे निकल आया। ठीक है, ज़ाहिर है बंदा, कहते हैं कि एक से निकल के कुल में बढ़ जाता है। फिर हम उन चीज़ों से आगे निकले। उसके बाद मुझे, अब मैं जब अकेला बैठता हूँ ना, तो मेरे जहन में क्या आता है, यार काश वो जो मेरी चेक लिस्ट थी, सिर्फ के आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको लिख लो पहले। ओके। उसके बाद दूसरा सपोर्टिव एच मुझे क्या मिला कि यार आप अपनी फील्ड के काबिल लोग हो ना, पैसा दुनिया आपको देने के लिए तैयार है। इस हादसे ने मुझे क्या दिया? तीसरा, पैसा जब तक हाथ में ना हो ना, लड़की की फिक्र ना करो, आपको पैसे की फिक्र करनी है। चौथा, मुझे इससे क्या सबक मिला, माँ बाप से बड़ा मुखलिस इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं माँ बाप के साथ बीवी भी कहता हूँ कि बीवी भी मुखलिस होती है।
हुँ, इस हादसे के बाद मुझे समझ लगी कि उस्ताद की अहमियत कितनी ज़्यादा है। अगर उस्ताद ना होते, जैसे सैयद इरफान साहब, ख्वाजा मदद सिद्दीकी साहब, आमिर रज़ा साहब, अगर मेरी ज़िंदगी में ना होते, मैं आज बुरी हालत में होता। हुँ, हुँ, आज वो सारे दोस्त जिनके पैसे नुकसान हुआ, फिर मैंने उन सबको वापस किए। हुँ, वो सब आज भी इंतज़ार में है कि काश अब आसिम हमें कह दे कि यार कहीं इन्वेस्ट करना, तो हम भाग के इन्वेस्ट करेंगे। वो मेरा सारा तजर्बा, जो मेरा सारा एक्सपीरियंस था, वो सारा आगे आके कैश हो गया। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ यार, वो जो क्या कहते हैं नुकसान की बम्बार हुई मेरे जहन के ऊपर, वो जो मेरा क्या कहते हैं ना, जब आपकी फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो गए, उसके बाद आपको मामला फहमी की समझ ना आई, उसके बाद आपने गलत प्रोजेक्ट को चूज कर लिया, मतलब इतनी सारी चीजें, उससे फिर आप बाहर निकले, तो फिर बना यार आसिम मुल्तानी, फिर बनता है। समझ रहे हैं? ये सारी आपको बताने का मकसद क्या है कि बच्चों, अभी भी मैं इस राह का मुसाफिर हूँ। आज आप अगर समझते हैं कि यार बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर कुछ, मैं कहता हूँ जो घर से निकला वो नाकाम हुआ, मान लिया, लेकिन जो घर में बैठे हैं वो भी तो नाकाम ही है ना। इससे अच्छा क्या है कि आप अपना घर छोड़ो, गरम बिस्तर छोड़ो, हिजरत करो, कुछ करो तो सही ना, गलत सही कुछ तो करो, आप बहुत कुछ सीखोगे। अगर आप राइट टाइम के इंतजार में हो कि कोई राइट टाइम आएगा तो कोई हम बहुत बड़ा एडवेंचर करेंगे, अगर आप इस चीज के इंतजार में हैं, तो सर वो राइट टाइम कभी नहीं आएगा। आपको शुरू शुरू में जैसे जैसे कुछ भी वसाइल होते हैं ना, आपको उनके साथ, फटे हुए कपड़ों के साथ, पैबंद लगाए हुए कपड़ों के साथ, ठीक है, आपको बस स्टार्ट करना होता है। आपको क्या करना होता हुँ, है? स्टार्ट करना होता स्टार्ट। है। स्टार्ट करना होता है। फिर लोग आपको समझाते हैं कि यार, दुनिया समझाती है फिर आपको। ओके हुँ, सर, ये ऐसे मैं फिर आगे बढ़ता हूँ कि हमारा जैसे टॉपिक है ये साइकोलॉजी के हवाले से, कि जब आप ज़िंदगी में तजर्बे करते हैं ना, जो आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं, दरअसल वो आपको मैच्योर कर जाते हैं। हुँ, आप जब एक बार टूटते हैं ना, तो नया आसिम बनता है, नया आस बनता है, नया आमिर बनता है, नया फाद मुजम्मिल बनता है। ठीक है? आपकी पहली समझ और एक्सपीरियंस के बाद की समझ में बड़ा फ़र्क होता है।